डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना 4th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हम 3 लेक्चर जो हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इंशाल्लाह कवर करते हैं इसे। 4th चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट, पेज नंबर 57। इसमें हम आपको बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल जो अब हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट्स की स्टडी के लिए, उसको अरेंज करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है वर्क किया है। आप जानते हैं पहली दफ़ा में काम कभी भी बेहतरीन नहीं होता, लेकिन एक स्टेप आपको फिर भी कहीं ना कहीं लेना पड़ता है। जब आप किसी चीज़ को मुस्तकिल करते हैं तो वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, इसलिए पीरियोडिक टेबल पर जो साइंटिस्ट अपना वर्क कर चुके हैं उनमें सबसे पहले हैं डॉबेरियन क्लासिफिकेशन। डॉबेरियन ने जो अपनी लॉ दिया उसमें इन्होंने क्या, उसको हम और क्या कहते हैं, रूल ऑफ ट्रायल। इसके कहने का मकसद क्या था, उसने ये कहा था कि अगर 3 एलिमेंट एक ग्रुप में मौजूद हैं और हमें फर्स्ट और लास्ट वाले का एटॉमिक मास मालूम है, तो जब आप इन दो फर्स्ट और लास्ट वाले का मीन निकालेंगे तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास हमें मालूम हो जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट और लास्ट के एटम की मीन ले लेंगे तो एटॉमिक मास सेंट्रल का आ जाएगा। ये रूल किसने दिया था, डॉबेरियन क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूलैंड क्लासिफिकेशन पे। न्यूलैंड ने हमें क्या बताया था, इसको मजीद हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। इसने कहा था कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए उनके एटॉमिक मास के हिसाब से, मीन कि अगर हमारे पास नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है और इनका एटॉमिक मास हम जानते हैं 14 है, 32 है, 16 है। देखें इसने एटॉमिक मास का हिसाब क्या था कि इन्होंने नंबर जो हैं वो तरतीब से नहीं लगाए। एटॉमिक मास का मतलब तो यही है ना कि किसी का वजन ज्यादा है किसी का कम है, तो उसने एटॉमिक मास के हिसाब से इनके नंबर लगाए। ठीक है, और इसने फिर कहा तो ऊपर कीजिए कि जो 8वां एटम होगा वो उसके, जैसे यहाँ लिथियम है, लिथियम के बाद जो 8वां एटम होगा वो कौन सा है, सोडियम। तो न्यूलैंड के मुताबिक के लिथियम और जो सोडियम के खुसूसियात हैं या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी, सेम। ये न्यूलैंड का कॉन्सेप्ट था कि अगर हम मासेस को उनके हिसाब से लगाया जाए, एटॉमिक मासेस के हिसाब से एलिमेंट को, तो 8वां एटम पहले एटम के प्रॉपर्टीज के इक्वल होगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं लोथर-मेयर क्लासिफिकेशन पे। लोथर ने हमें ये बताया था कि अगर हमें एटम्स को अरेंज करें एटॉमिक मास के हिसाब से, ठीक है, लेकिन हम इनके लेते हैं, इन्हें हम रेस के जरिए मालूम करते हैं। तो अब कीजिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा था कि इसको एक स्पेक्ट्रम से गुजारा था, यानी कि एक रखकर एक बॉक्स में बहुत सारे एटम, उसमें से रेस पास की थी और फिर इसका हम जैसे हम देखते हैं ना कि लाइफ लाइन जो होती है, जो सांस जो हमें बता रही होती है हॉस्पिटल में, जो एक के बंदे की सांस चल रही है या नहीं, तो उस तरह का पैटर्न ये इधर आ जाता है। तो उसने कहा था कि जो पीक्स इक्वल आएंगी, जैसे ये सोडियम की, कैल्शियम की और ब्रोमीन की एक साथ आ रही है, इट्स मीन कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी जब रेडिएशन निकलेंगी और एक पीक पर जो एक पॉइंट पे जो सेम एटम आ रहे होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं मेंडलीव क्लासिफिकेशन पर। मेंडलीव भी एक साइंटिस्ट है। उसने कहा था कि जो भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो फंक्शन है देयर एटॉमिक वेट। यानी कि इसने भी एटम्स को किस तरह करा था, एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही अरेंज किया था, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया था। लेकिन उसने एक अच्छा काम ये किया था कि इसने पूरे पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स में और पीरियड में डिवाइड किया था। हॉरिजॉन्टल रोज इज कॉल्ड ग्रुप,
पीरियड्स, ठीक है। इस तरह इसने ग्रुप और पीरियड्स में मेंडलीव ने पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया था। सर स्लाइड चलेगा। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस थे। इसकी स्टडी क्या हमें हेल्प करती है, पॉइंट नंबर 1 कि सिस्टमैटिक स्टडी, यानी जब हम स्कूल में होते हैं तो हम टाइम टेबल के हिसाब से चलते हैं, तो इसने हमें पूरा टेबल बना के दिया जिससे हमें पढ़ना आसान हो गया पीरियोडिक टेबल को। सेकंड, इसने न्यू एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी ताकि वक्त के साथ साथ जो एटम आता रहे वो अपनी प्लेसेस में आ जाए। तीसरा अहम काम इसने क्या करा था कि जो ऐसे एटम थे जिनके हमें मासेस ही नहीं पता था वो एक अरेंज करे, तो उस तरीके से जो डाउटफुल एटम मासेस थे वो हमें मालूम हो गए, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसके कुछ डिफेक्ट्स भी थे। पहला डिफेक्ट क्या था कि इसने जो हाई एटॉमिक मासेस थे वो पहले रख दिए। जाहिर बात है गिनती हमेशा कम से ज्यादा की तरफ जाती है, लेकिन इसने बहुत से बीच में ऐसे एटम आए जिनका एटॉमिक मासेस जो हैवी थे उन्हें पहले रख दिया था और जो कम वेट के थे उन्हें पहले बाद में रखा। तो ये इसका आइसोटॉप्स के लिए इसने जगह नहीं छोड़ी। आइसोटॉप जानते हैं आप, एक ही फैमिली के वो मेंबर होते हैं, लेकिन उसके लिए आइसोटॉप्स के लिए जगह नहीं छोड़ी। डिसिमिलर एलिमेंट्स, आप जानते हैं ग्रुप में वो तमाम एटम होते हैं जो एक जैसे होते हैं और पीरियड में वो तमाम एटम होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इसने क्या करा था कि ग्रुप्स में सेम एलिमेंट्स नहीं रखे, उसने ऐसे एटम रख दिए जो एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। सिमिलर एलिमेंट प्लेस डिफरेंट ग्रुप, वही एक बात आ गई कि फोर्थ पॉइंट में कि उसने जो रखे एटम्स वो डिफरेंट रखे, सेम नहीं रखे ग्रुप में। अच्छा, इसने एटॉमिक स्ट्रक्चर को नहीं समझा सका, ठीक है। उसके बाद आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपना जो टॉपिक था या जो पीरियोडिक टेबल था वो बहुत सही दिया, लेकिन उसने ग्रुप्स और पीरियड्स तो सही बताए, लेकिन जो उसने अरेंजमेंट एटम्स की थी वो एटॉमिक मासेस के हिसाब से की थी, जो सही नहीं थी। इसके बाद जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो वो डिपेंड करता था एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर मीन कि जो कम से ज्यादा की तरफ, यानी कि हमारा पहला एटम अब जो मौजूदा हमारे पास पीरियोडिक टेबल है वो हमारे सीक्वेंस में है, जैसे हाइड्रोजन का 1, हीलियम 2, इस तरीके से पूरी काउंटिंग हमारी अब सही है क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के हिसाब से। एटॉमिक नंबर आपको पता है किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, ये अब हमारा पीरियोडिक टेबल है। देखिए पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, फिर हीलियम है, इस तरीके से। बोरॉन का एटॉमिक मास 5 है तो वो 5 पर है, यानी हमारा अब जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से है और उसके पीरियड्स और ग्रुप हैं। तो अब प्रॉपर और मुकम्मल हम पीरियोडिक टेबल अब हम स्टडी करते हैं जो हमारे, और इसमें भी तमाम जो है वो अच्छी चीज है। उसके बाद आता है पीरियड्स। अब जो हमारे पास न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने पीरियड्स हैं, 7, ठीक है। अच्छा, पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में तमाम एलिमेंट कौन से होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, यानी कि सेम नहीं होते। अब पहला पीरियड आ गया, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट है, ठीक है। फोर्थ और 5 में 18 एलिमेंट्स हैं। 6 पीरियड में 32 और 7 पीरियड इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि मजीद जो एटम्स है वो आ सकते हैं, ठीक है, न्यू। उसके बाद है ग्रुप। ग्रुप कितने हैं हमारे पास, 8 हैं, जो 2 हिस्सों में डिवाइड हुए हैं, सब डिवाइड A एंड B, ठीक है। पहला हमारे पास ग्रुप 1 है जिसे अल्कली फैमिली या लिथियम फैमिली कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड A ग्रुप पे, उसमें कौन सी फैमिली कहलाती है, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड ए ग्रुप। थर्ड ए ग्रुप बोरॉन फैमिली कहलाती है, सारे उसमें मेटालॉइड्स हैं। मेटालॉइड वो होते हैं जो जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खुसूसियात मौजूद होती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम ग्रुप 4 पे। ग्रुप 4 को हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली, यानी कार्बन के जितने भी मिलते जुलते एटम्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। उसके बाद है ग्रुप 5, वो नाइट्रोजन फैमिली है। नाइट्रोजन फैमिली में भी तमाम एलिमेंट्स हैं जो नॉन मेटल हैं, ठीक है, मेटालॉइड्स भी हैं इसमें। उसके बाद है 6 ग्रुप, 6 ऑक्सीजन फैमिली कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ग्रुप
फॉर्मेशन तेजी से करते हैं और ऐसे कंपाउंड देते हैं जो शाइनी हो। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं नॉन मेटल्स, मेटालॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल। देखिए मेटल्स आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो शाइनी होते हैं, करंट को पास होने देते हैं और हीट को पास होने देते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जो अपने अंदर करंट पास नहीं होने देते, जैसे लकड़ी है। मेटल्स क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है। मेटालॉइड्स वो होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की खुसूसियात होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जो दोनों तरीके से काम करते हैं। उसके बाद हम मेटल्स, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स। ठीक है, मेटालॉइड्स की और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बोरॉन है, सिलिकॉन है। ठीक है, उसके बाद एंटीमनी एक ऐसा एलिमेंट है जिससे ज्वेलरी बनती है, बहुत महंगी होती है, लेकिन क्या है, ये भी एक मेटालॉइड है। एटॉमिक रेडाई किसे कहते हैं, एटॉमिक रेडाई कहते हैं जब दो एटम एक साथ मौजूद हों, उनके सेंटर से जब उनकी डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, मेजर किया जाए, तो दो एटमों के बीच का जो फासला होता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडाई। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एटम की वो ताकत जो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगाता है, उसे क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। उसके बाद आ जाते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, किसी भी एटम की वो ताकत जो वो किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर आने के लिए लगाता है, वो ताकत क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब कोई एटम दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लाने के लिए करता है। ठीक है, उसके बाद अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, जब एक एटम दूसरे एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के उसे शेयर करना चाहे, तो इस एटम की जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक्स थे हमने कवर किए हैं। देखें ये पेपर के हिसाब से बहुत ज़रूरी है चैप्टर, और हैलोजन और जो नोबल गैसेस हैं उसके पॉइंट्स मेनली ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कोई भी मसला हो आप हमसे पूछ सकते हैं, स्कूल आइए, स्टे कीजिए और हमसे बात करें। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।